बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान की अदालतों ने मुदाखलत का खुद से जवाब देने का फैसला कर लिया है और अब तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और ये तौहीन अदालत की कार्रवाई किसके खिलाफ होने जा रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार साहब की फैमिली के खिलाफ जो मीडिया पर कैंपेन चलाई गई, अब इसका अदालत जवाब देगी तौहीन अदालत की कार्रवाई के जरिए। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत के लिए क्या वार्निंग जारी की है और इस वार्निंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या एक और रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर इंतजार फरमाई का बोर्ड अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालत के बाहर लगा हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर इमरान खान ने मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, और क्या इमरान खान की के ऊपर लगने वाली पाबंदी को जो है वो उठा लिया जाएगा या नहीं। और फिर आज पार्लिमानी कमेटी में अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान ने अपने ही चेयरमैन के खिलाफ क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि चेयरमैनशिप जो है वो किसी शरीफ आदमी का काम नहीं है। इससे उनकी क्या मुराद थी, और फिर काली भेड़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस तरह इस जमात को जो है वो नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि बाबर सत्तार पाकिस्तान की अदालती तारीख का वो जज है जिसने मुदाखलत का जवाब जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई से दिया, और सिर्फ बातें नहीं की बल्कि करके दिखाया। आपको याद होगा कि जो कमिश्नर साहब थे इस्लामाबाद के, उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, और फिर उसके बाद उन्हें बचाने वाले भी आ गए। बाबर सत्तार साहब पाकिस्तान की तारीख के वो जज साबित हुए जिन्होंने मुदाखलत का जवाब जो है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके दिया। और उससे पहले एक खत लिखा गया, उस खत के अंदर ये मुद्दा उठाया गया कि जजिस को डराया जाता है, जजिस के ऊपर हमले करवाए गए, जजिस को जान से मारने की धमकियां मिलती रही, उनके खानदान के लोगों को उठाकर करंट लगाया गया, और फिर उनके बेडरूम्स में क्या क्या कुछ होता रहा है, और कैमरे लगाकर उन्हें अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई। लेकिन वो ना इन कैमरों से डरे, ना वो उन करंट से डरे जो उनके खानदान के लोगों को लगाया गया। और अभी तक व्यूअर्स, हैरत की बात यह है कि इसके ऊपर किसी ने कार्रवाई भी नहीं की कि वो किस जज का रिश्तेदार था जिसे उठाया गया, और जो कैमरे लगाने वाले थे असल में वो कैमरे लगाने वाले हैं कौन। और ये है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो एक बार फिर अपने ही जजेस के लिए तारीख पर तारीख जो है वो दे रही है। बाबर सत्तार साहब जो हैं अब एक तरह से उस मुदाखलत का जवाब देने जा रहे हैं जो उनके खानदान के लोगों के खिलाफ जो है वो की गई। और इस मुदाखलत का जवाब किस तरह दिया जाएगा? आपको याद होगा कि जब सोशल मीडिया के ऊपर बाबर सत्तार साहब के हवाले से कैंपेन चली और ये कहा गया कि ये अमरीकी शहरी हैं, इनके पास पाकिस्तान के अलावा अमरीका की भी शहरियत है, इनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनकी जदादें वहाँ पर हैं, तो फिर बाबर सत्तार साहब जो थे उन्होंने ये पूरे का पूरा मुद्दा जो था वो आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फारूक साहब के सामने रखा। आमिर फारूक साहब ने फिर एक लेटर लिखा और एलामिया जारी हुआ कि जनाब ऐसी बात नहीं है। और फिर बाबर सत्तार साहब ने जो गुजारिशात जो है वो चीफ जस्टिस के सामने रखी, वो एलामी के जरिए पूरी कौम के सामने जो है उसे पेश किया गया। अब बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हतकमेज और बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात पोस्ट और रीपोस्ट की जा रही हैं। अब हो ये रहा है व्यूअर्स कि पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला कर लिया है कि अदारा जाती इसका रिस्पांस दिया जाएगा। आपको याद है ना कि इन्होंने खत लिखा कि सर कुछ करें, देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा अच्छा नहीं करते ना करो, क्योंकि उन्होंने अपनी जान ये कहकर छुड़ाई कि आप तौहीन अदालत की अपने तौर पर भी तो कार्रवाई कर सकते हैं। यानी ये मामला और पूरे इदारे को जो है वो आप मत घसीटें, आप जाने, यानी वो जज जाने जिसको धमकी दी गई, और वो खुद ही प्रेशर जो है बर्दाश्त करे, हमारे पे ना रहना, अपना प्रेशर जो है तुमने खुद ही इसको रिस्पॉन्ड करना है। फिर अब बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसका जवाब जो है वो देने जा रहा है। और व्यूअर्स, मेरी इत्तलात ये है कि इसी खत को तौहीन अदालत यानी असखुद नोटिस के तौर पर जो है वो इसमें तब्दील करके जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। और फिर ये भी आपने याद रखना है कि बाबर सत्तार साहब का ये जो मामला है इसमें नोटिस होंगे FIA को, और FIA को ये टास्क दिया जाएगा कि ये पता करवाया जाए कि बाबर सत्तार के खिलाफ किसने ये कैंपेन चलाई, कौन शामिल था, ट्वीट करने वाले कौन से लोग थे, और फिर ये भी देखा जाएगा कि जिन अकाउंट से ट्वीट की गई उन्हें ऑपरेट जो है वो कौन करता है। तो अब
توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے بابر ستار کی باقاعدہ جو ہے وہ کردار کشی کی۔ اور پھر جو دوسری خبر ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمیں یہ اجازت نہیں دے رہے کہ ہم کراچی میں جلسہ کر سکیں، اور دوسری طرف سندھ حکومت پیش ہوتی ہے عدالت کے اندر اور یہ موقف اپناتی ہے کہ جناب انہوں نے دوبارہ 9 مئی کر دینا ہے تو ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے لٹک جاتا ہے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو تحریک چلا رہی تھی تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے ریلی کرنی تھی، پھر جلسہ جلوس سب یہ کرنا تھا، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی اور سندھ حکومت اس میں ملوث ہے۔ اب جو مکالمہ ہوا ہے نا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا وکیل سے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سندھ حکومت کے وکیل سے۔ وہی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کیوں شریف لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں، پیچھے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں، اچھی طرح سن لیں، اب اس طرح معاملات نہیں چلیں گے۔ یعنی سندھ ہائی کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جان بہت ہو گئی، اور اب ہم مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور معاملات آگے تک جائیں گے اور آپ کے لیے پھر پریشانی ہوگی۔ ابھی بھی ایک جلسہ ہوا ہے اور باقاعدہ جلسہ ہوا، ریلی نکلی۔ میں نے آپ کو نا جس دن یہ جلسہ فضل الرحمان صاحب کا ہوا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تحریری طور پہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر یہ تحریری طور پہ اجازت دیں گے تو پھر obviously معاملات ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے عدالت کے اندر، کیونکہ عدالت ان سے پوچھے گی کہ تم نے انہیں تو تحریری طور پہ اجازت دے دی، ان کو کیوں ریلی نکالنے نہیں دی جا رہی؟ تو وہ کہیں گے کہ جناب ہم نے اجازت نہیں دی، انہوں نے اپنے طور پر ریلی نکالی۔ اور آج وہی ہوا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے فضل الرحمان کی ریلی کا باقاعدہ ذکر کیا گیا، اور صرف ان کی ریلی نکالنے اور جلوس اور جو انہوں نے جلسہ کیا اس کا حوالہ نہیں دیا گیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی بڑی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور بڑی بڑی ہستیاں آ کر چلی بھی گئی۔ کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عدالتیں ایسے آرڈر نہ کرے، کیوں نہ کرے، ہم ایسے آرڈر کریں گے، ہم اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں، قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، یہی ہمارا مینڈیٹ ہے اور یہی ہماری عزت ہے جو ہم نے کمائی، اور اپنی عزت کی ہم لاج رکھیں گے۔ پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پارٹی رہی نہیں، چھوٹی پارٹی ہے، آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف برگر پارٹی ہے، پھر جلسے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ آپ لوگ پرسکون رہے، ان سے کیوں آپ پریشان ہیں؟ ڈرتے نہیں کسی کا سامنا کرنے سے؟ آپ لوگ ایسا کریں گے تو ایسا تاثر جائے گا کہ آبیل مجھے مار، اور یہ مناسب نہیں ہے، ایسے معاملات زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ہمت کر کے آتے ہیں، جلسے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک پٹاخہ بھی پھوٹا، اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور وہ پتہ نہیں کیا کہہ کر چلے گئے، پارلیمنٹ اور لوگوں کا نام لے لے کر کہہ کر چلے گئے۔ ہم تو کسی کا نام نہیں لیتے، لوگ پھر بھی ہم سے خفا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے نا فضل الرحمان کی اس تقریر کا حوالہ دیا، اور وہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی آئینی حد میں رہیں اور آپ اپنی اس آئینی حد کو جو ہے وہ تجاوز کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آج سندھ ہائی کورٹ نے باقاعدہ فضل الرحمان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے یہ جواب دیا۔ ویورز، اب 13 مئی کو ایک رپورٹ جو ہے وہ طلب کی ہے ایس ایس پی ایسٹ سے، تفصیلی رپورٹ، اور یہ بھی ریمارکس دیے کہ ہم اتنے سادہ بھی نہیں کہ سب کچھ دیکھ کر ہم آنکھیں بند کر لیں۔ یعنی سندھ ہائی کورٹ بھی جی سیدھی ہو گئی ہے، اور اب جو ہے معاملہ یہ عدالتیں اب برداشت نہیں کریں گے کسی قسم کی مداخلت ہو۔ میں آپ کو نا ایک اور خبر بھی دے دوں، اور یہ معاملہ ہے ایک اور مداخلت کا جو عمران خان کی آواز کو بند کرنے کے لیے کی گئی، اور پہلے خان صاحب کو 10 منٹ دیے گئے، اور پھر 10 منٹ کے بعد جج نے وہ 10 منٹ بھی عمران خان سے چھین لیے، اور میڈیا سینسرشپ کے حوالے سے خان صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اس کے سامنے یہ استدعا کی ہے کہ جناب ہمارے آزادی اظہار کے رائٹ کو جو ہے اس پر قدم لگائی جا رہی ہے، اسے روکا جا رہا ہے، لہٰذا آپ ان کو روکیں جو ہمارے اس رائٹ کو جو ہے وہ روک رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے جی یہ درخواست جو دائر کی گئی ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو ریلیف ملے گا؟ میں آپ کو ویورز یہ بتا دوں کہ جس طرح اب عدالتیں نا مداخلت کی آوازیں اٹھا رہی ہے، اور ان کے اپنے جج توہین عدالت کی درخواستیں اور کاروائیاں کر رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے پریشانی بن گئی ہے کہ پوری کی پوری عدالت نے ایک طرح سے بغاوت کر دی ہے، سارے کے سارے جج مداخلت کے خلاف باغی جج ہو گئے ہیں، اور وہ ایک طرف کھڑے ہیں، چیف جسٹس اکیلا رہ گیا۔ اب اس کے لیے کس طرح ہم اس عدالت کو مینج کریں؟ تو اب عمران خان کو ریلیف جو ہے وہ ملنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں۔ ہاں، یہ الگ معاملہ ہے کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں یہ درخواست اپنے پاس نہ لگا لیں۔ اگر انہوں نے یہ درخواست اپنے پاس لگا لی تو یقیناً خان صاحب کو پھر ریلیف نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر کسی
गैरत मंद जज के पास ये चला गया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, तो यकीनन इमरान खान को मुझे रिलीफ मिलता हुआ व्यूअर्स नजर आ रहा है। और व्यूअर्स आखिर में मैं आपको एक खबर दूं, मैं आपको ना पिछले कुछ हफ्तों से ये बात मुसलसल याद करवा रहा हूं और आपके सामने ये पूरा एक जायजा रख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से इसे एक्टिव होना चाहिए था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी ये आवाज उठ रही है और आतिफ खान साहब पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है और उसमें उन्होंने क्या कहा, वही बातें वो कर रहे हैं जो हम काफी दिनों से आपके सामने कर रहे थे। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर, ऑपोजिशन लीडर पंजाब के जी, वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। मुझे हैरानगी है कि वो आ कैसे गए। आतिफ खान साहब क्या कहते हैं कि बहुत से वर्कर्स हमारे ऊपर शक करते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज हो गए, कोई सेनेटर बन गया, कोई एमएनए बन गया और कोई वजीर बन गया। इमरान खान जेल में है और ये लोग जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर को कहा कि आप शरीफ आदमी हो, लेकिन चेयरमैनी शरीफ आदमी का काम नहीं, इसलिए आपको थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। इमरान खान जेल में रहते हुए हमें पार्लियामेंट तक लेकर आए और इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते। हमें एहतजाज के अमल को तेज करना है, अदालतों से हमें कोई इंसाफ नहीं मिलना। ऐसा ना हो कि पूरी कौम सड़कों पर हो और इसको कोई लीड करने वाला ना हो। देखें, ये आतिफ खान साहब के तहफुजात नहीं है, ये हर उस वोटर के तहफुजात हैं कि यार एक मामला था। देखें ना, ये पैक का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक छोटा सा मामला है और उसमें कभी हामिद रजा साहब का नाम आता है, कभी शेर अफजल मरवत का नाम आता है, फिर वकास अकरम शेख का नाम आ गया। यार एक पैक ही तो है ना। जिस शख्सियत की बदौलत आप ये ओहदों के लिए लड़ रहे हैं ना, वो जेल में है। मैं आतिफ खान की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं जी। वो क्या कर सकता है? उसके नाम के जरिए आप सब बड़े बड़े ओहदों पर आपको एयर टाइम मिल रहा है, आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है, आपको अपोजिशन में बिठाया जा रहा है, आपसे अमेरिकी सफीर मिलने आता है, सब कुछ हुआ। पार्टियां ऐसी चलती है ना, तो एक ओहदे के ऊपर सियासत आप क्यों कर रहे हैं? खुदा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है, अपनी जमात की तरफ देखें, बाकी जमातों की तरफ देखें और जो लायमल हो उसे यूनानिमसली जो है आपको लेकर चलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हर शख्स जो है वो अपनी एक लाइन टो करे और पार्टी इसी तरह कमजोर हो रही है। मैं आपको ना आगे चलकर एक और बात भी बताता हूं, क्योंकि पता ये चल रहा है कि कुछ लोगों को उतारा गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो फूट डालें। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर ने इसमें क्या कहा? अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं, बहुत ज्यादा वोकल हुए, क्योंकि ये मिलकर आए थे ना शहबाज शरीफ साहब से और तस्वीरें भी उतरवाई और कहा कि हम अपना हक लेने गए हैं। फिर खान साहब ने इनको भी जवाब दिया कि यार अच्छा होता कि तुम तस्वीरें उस वक्त उतरवाते जब तुम्हें पैसे मिल जाते, तुम्हारा हक मिल जाता, केपी के अवाम को हक मिल जाता। अब इन्होंने क्या कहा कि मुझे मालूम है कि कौन हुकूमत कर रहा है और कौन डमी है, और बात उनसे होगी जिनकी असल हुकूमत है। गैर मुतल्लिका लोगों से मुज़ाकरात की हमें कोई जरूरत नहीं है। सियासी लोग सियासी हो जाएं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, मुज़ाकरात होंगे तो इमरान खान से गाइडलाइन लूंगा। 9 मई को हर हल्के में रैलियां निकालेंगे। इमरान खान आज जेल में है, जिस दिन उसका हुक्म आया फिर तुम्हें हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम्हारी जितनी ताकत थी वो हम देख चुके, अब तुम हमारे सामने एक्सपोज हो चुके। जो हमारा ईमान है कि मौत अल्लाह के हाथ में है, हम इससे नहीं डरते। गवर्नर राज लगाने का शौक भी पूरा कर लें, देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। और गवर्नर राज अवाम फिर उनको इतने आराम से नहीं बैठने देगी, ये मजाक नहीं है। अच्छा, इन्होंने ना ये सारी बातें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दबे अल्फाज में बात की और फिर सियासी जमातों को उन्होंने खुलकर जो है वो उन पर तनकीद की है, क्योंकि गवर्नर राज के हवाले से नून लीग ये कह चुकी है कि हम गवर्नर राज जो है लगाएंगे, और इसीलिए वहां पर उन्होंने अपना जो है वो कुंडी साहब को, फैसल करीम कुंडी को जो है वो गवर्नर वहां पर लगा दिया। अब ऑपोजिशन लीडर पंजाब के, उन्होंने क्या कहा कि पहली दफा हुआ है कि पंजाब की अवाम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बल्कि इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखें जी, वो तो कभी भी अवाम भी कभी किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई है। मेरा ख्याल है कि जो ऑपोजिशन लीडर पंजाब के हैं जी, इनको चाहिए कि दोबारा जाकर अपने इस बयान पर जरा गौर करें। अवाम कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होती, सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के साथ होती हैं या नहीं होती, सामने खड़ी होती हैं या साथ खड़ी होती हैं। अवाम का क्या लेना देना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से? कभी आपने ये भी सुना किसी के मुंह से कि एस्टेब्लिशमेंट ही मसाइल का हल जो है उनके पास मौजूद है और अल्लाह करे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का राज जो है हमेशा रहे? कभी आपने अवाम को ये बात कहते हुए सुना है? सियासी जमातें अपनी गुफ्तगू से, अपने बयानात से और अपने रवैयों से ये साबित करती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के वो साथ हैं या उनके मुखालिफ खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, पंजाब में किस किस्म का ऑपोजिशन लीडर हमारा है और किस किस्म की वो बात वहां पर वो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है
اور وہ یہ ہے کہ جس جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس سے بھی پردہ اٹھا دیتا ہوں. اختلاف پھیلانے والے کوشش کر رہے ہیں اختلاف پھیلایا جائے، اور آپ نے تو کہا نا کہ ہم ہر حلقے میں 9 مئی کو ریلی نکالیں گے. ویورز پتہ یہ چل رہا ہے کہ پنجاب میں جو پہلا جلسہ ہے وہ 17 مئی کو ہوگا، کیونکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے اور یہ اس کے اوپر ان کے جو قریبی حلقے ہیں خان صاحب کے جو ان سے ملتے ہیں، یہ خان صاحب کو بھی بات بتائی گئی ہے کہ این ممکن ہے کہ کسی قسم کا فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ 9 مئی کو بھی کیا جائے اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا جائے. تو اس سے بچنے کے لیے 9 مئی کو شاید پنجاب میں جو ہے وہ کچھ نہ کریں، اور اسی لیے اس تاریخ کو جو ہے وہ 17 مئی جو فیصل آباد کا جلسہ تھا اسے 10 کی بجائے 17 مئی کی تاریخ جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا، تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے اور جو لوگ ملبہ سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف پر تھوپنا چاہتے ہیں وہ تھوپ نہ سکیں. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.